क्या देखिएगा, इससे पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं? भारत में राष्ट्रवाद के कौन सा कारण, भारत में राष्ट्रवाद के राजनीतिक कारण, कौन सा कारण पढ़े हम लोग? राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण में कई सारा कारण था जिसको हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ कारण जो हुआ करता था, एक बार रिवीजन कर लिया जाए, कर लें। तो राजनीतिक कारण में देखिएगा, 1 मिनट लगेगा राजनीतिक कारण में समझने में, ठीक है। उसको हम लोग को क्या करना है, देखना, उसमें कुछ पॉइंट है, उसी को देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला कारण ये था कि महारानी विक्टोरिया घोषणा करती है कि जितना भी देशी रियासत, जितना भी प्रांत है भारत में, वो सब प्रांत अब किसका होगा, किसके अधीन होगा? अंग्रेजों के अधीन होगा। ये कारण था। इससे हम भारतीय सब क्या हो गए, आक्रोशित हो गए, और हम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगा, ठीक है। दूसरा था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, फिर 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट, फिर 1863 ईस्वी में एल्बर्ट बेल। ये सब लाया कौन? अंग्रेज लाया। फिर आगे जाकर 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आया, फिर 1909 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम आया, और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ये सब राजनीतिक कारण था। और बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में क्या करना पड़ा? रद्द करना पड़ा। फिर बाद में देशद्रोही अधिनियम भी आया 1907 ईस्वी में, और इंडियन प्रेस एक्ट फिर आया 1910 ईस्वी में। ये सब किसके ऊपर लाया जा रहा है? ये सब का सब भारतीयों के ऊपर लाया जा रहा है, और इसीलिए सभी भारतीय अंग्रेज से क्या हो चुका है? नाखुश है। फिर आता है लॉर्ड डलहौजी, राजहरप नीति लाता है, ठीक है। और राजहरप नीति लाने के पश्चात ये कई सारा संरचनात्मक योजना भी बनाता है, जिसमें रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं परिवहन व्यवस्था को क्या किया? दुरुस्त किया, अच्छा किया, जिससे एक का विचार, यानी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति का विचार दूसरे राज्य तक फैला, दूसरे से तीसरे राज्य तक फैला। समाचार पत्र के माध्यम से ये सब जो है राष्ट्रवाद की भावना क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह गया। फिर लोगों के बीच दूरी घटने लगा। ये जितना भी एक कारण है, सब ये सब तो हम लोगों को सहायता प्रदान किया, क्या चीज करने में? राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में, राष्ट्रवाद की भावना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, ठीक है। तो ये सब था कारण, क्या चीज का? भारत में राष्ट्रवाद के उदय का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक कारण, देखे। अब हम लोग देखेंगे कौन सा कारण? आर्थिक कारण। कौन सा कारण देखेंगे? आर्थिक कारण देखेंगे। देखिएगा आर्थिक कारण में क्या है। तो भारत में अंग्रेजों ने देखिएगा, भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीति अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप जो भारतीय किसान और कुटीर उद्योग जो हुआ था, उसको काफी क्या लगा? धक्का लगा। अंग्रेज ऐसा नीति लाया जिस कारण होता क्या है कि भारतीय किसान के ऊपर क्या होने लगा? अत्याचार होने लगा। क्या होने लगा? अत्याचार होने लगा। कुटीर उद्योग मतलब समझते हैं? कुटीर उद्योग मतलब होता है छोटा उद्योग, वैसा उद्योग जो हाथ से चलाया जाता है, जिसमें कम व्यक्ति लगता है, वैसे उद्योग को काफी क्या लगा? धक्का लगा। ब्रिटिश आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई, और अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व, यानी लगान, कहने का मतलब हुआ टैक्स। अंग्रेज का जो नीति हुआ करता था, कौन सा? कृषि नीति जो अंग्रेज का हुआ करता था, उसका नीति क्या था? अधिकतम भू राजस्व को क्या करना? एकत्रित करना, और एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित था। और इसी कारण वो अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से जमींदार को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। सोच लीजिए, जमींदार जो हुआ करता था, जमींदार को एक निश्चित कर के रूप में जो है क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। किसको? सरकार को देना पड़ता था। तो देखिए, अंग्रेज का नीति ये था कि किसी ना किसी तरह से एक ऐसा नीति बनाया जाए जिस नीति के तहत
जो भूमि के मालिक हैं, वो भूमि किसका है? किसानों का है, जमींदारों का है। और उस जमींदार से क्या लिया जाएगा? टैक्स। किसके माध्यम से? अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से। ठीक है। फिर कहिएगा कुटीर उद्योग कैसे खत्म हो गया? तो कुटीर उद्योग इसलिए खत्म हो गया क्योंकि इंग्लैंड में बड़े बड़े उद्योग की क्या हो गई? स्थापना। और इंग्लैंड में जब बड़ा बड़ा उद्योग की स्थापना होगा तो भारत में जो कच्चा माल होगा वो तैयार होगा, तो फिर वो कच्चा माल कहां जाएगा? इंग्लैंड चला जाएगा। तो इंग्लैंड से इस कच्चा माल से जो वस्त्र बनकर आएगा, जो नया नया सामान बनकर आएगा, वो भारतीय बाजार में क्या होगा? बिकेगा। तो कम दाम में बेच देगा। और जो हाथ से बनाया जा रहा है कम दाम में बेचेगा, अच्छा भी लगता था वो। और जो हाथ से बनाया जाता था सामान, वो लोग जल्द यहाँ का खरीदता नहीं था। ठीक है। तो होता क्या था कि यहाँ जो कुटीर उद्योग हुआ करता था वो क्या हो गया? धीरे धीरे बंद होता चला गया। और कुटीर उद्योग में जो काम करने वाला लोग होगा वो क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। ठीक है। ये स्थिति हो रहा था। देखिए, जमींदार किसान से उससे कहीं अधिक लगान वसूल करते थे। अब देखिए, जमींदार को दे दिया गया, जमींदार को कहा गया कि तुम हमको टैक्स वसूल कर क्या करो? पहुंचाओ। और जमींदार क्या करता था कि अगर टैक्स बोला अंग्रेज की कुल मिलाकर टैक्स लो तुम 1000, तो जाकर जमींदार लेता था 1500, 500 अपने रख लेता था और 1000 किसको पहुंचा देता था? अंग्रेज को पहुंचा देता था। इससे किसान और क्या हो गया? किसान पर अत्याचार हुआ। बात समझ रहे हैं ना? आगे जितना कि उन्हें सरकार को देना होता था, जब कभी किसान, जमींदार या महाजन द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे, तब सरकार नकदी फसल जैसे नील हो गया, जैसे कपास हो गया, जैसे गन्ना हो गया कि उगाही अपनी मनमानी कीमत पर करती। और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करती थी। तो जब किसान उनके खिलाफ हो जाता था कि हमसे ज्यादा रुपया लिया जा रहा है, तब और मनमानी कीमत पर क्या? नील, कपास, गन्ना का उगाही करता था। ये कच्चा माल था। नील से क्या बनाया जाता था? रंग बनाया जाता था। कपास से क्या बनाया जाता था? कपड़ा नहीं बनता था जे रेशा। और गन्ना से चीनी बनता था। तो ये सबका मनमानी मतलब समझते हैं? जितना मन होगा उतना रुपया देगा, उठाकर चल जाएगा। और कहां जाता था कच्चा माल? इंग्लैंड जाता था। ठीक है। तो याद रखना है, कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक क्या थे? प्रेरित थे। क्योंकि कपास और नील का खेती जो किसान करता था वो काफी प्रताड़ित हो रहा था। किससे? अंग्रेजों से। किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेज के इस नीति से कि खूब ज्यादा मेहनत कर रहा है कौन? किसान। लेकिन जब आएगा बारी फसल काट कर घर लाने की, तो सब लेकर कहां चला जाएगा? इंग्लैंड। आप देखिएगा, उद्योग के इस क्षेत्र में भी मजदूर, कामगार को भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेज ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया। बोला कि भारत में जो कपड़ा बनेगा वो अगर दूसरे जगह बेचेगा तो टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। प्रतिबंध लगा दिया, कई प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया। जबकि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़े की भारत में बिक्री पर किसी प्रकार का कर या प्रतिबंध नहीं था। सोचिए कितना होशियार था। यहां से कच्चा माल नील ले जाएगा, कपास ले जाएगा, गन्ना ले जाएगा, इंग्लैंड में उद्योग में उसको क्या करेगा? उससे सामान बनाएगा। और जब वो भारत में आकर बेचेगा तो भारत में क्या होगा? भारत में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सोचिए कितना होशियार था। कौन? अंग्रेज। तो ये गलत नीति था अंग्रेजों का कि नहीं था? इससे भारतीय किसान शोषित हुए कि नहीं हुए? भारतीय मजदूर शोषित हुए कि नहीं हुए? सब शोषित हुआ। और जब भारतीय समाज शोषित होगा तो क्या अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करेगा कि नहीं करेगा? और ज्यों ही दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि अंग्रेज हमारा क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, हम उसको क्या करेंगे? भारत से भगाएंगे, हम अपने देश को आजादी दिलाएंगे। यही तो है राष्ट्रवाद। यही ना राष्ट्रवाद है। यानी अपनेपन का क्या आना चाहिए? भाव आना चाहिए। आगे देखिएगा, सरकार द्वारा सन 1882 ईस्वी में सूती वस्त्र पर से आयात कर हटा लिया गया था और भारत में मशीन से बना इंग्लैंड से आता था। यानी जो है
ये जो देखिए भारत में जो है मशीन से बना सामान कहाँ आता था? इंग्लैंड से आता था। आयात कर मतलब समझते हैं, मतलब बाहर से जो आएगा सामान उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा बताइएगा, भारत में जो सामान होगा वो तो भारत में रहेगा, भारत क्या करेगा, अपना सामान बाहर न बेचेगा? तो बोला बाहर बेचेगा तो टैक्स लगेगा, और बाहर वाला कोई आएगा और खास करके इंग्लैंड वाला आएगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। बताइए। और यहाँ पर कारखाना लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी, क्योंकि सरकार भारत में औद्योगिकीकरण के पक्ष में नहीं था। तो भारत में, क्योंकि उस समय भारत में उद्योग जो है उतना ज्यादा तेजी से विकसित नहीं हो रहा था। और कारण क्या था? तो सरकार भी इसके खिलाफ था, सरकार भी इतना इंटरेस्ट इसमें। तो जो भारत में कच्चा सामान मिलता था, कच्चा माल था, सब कहां जाता था? इंग्लैंड। वहां से बनकर सामान आता था और भारतीय बाजार में उसी को क्या किया जाता था? बेचा जाता था। ऐसी परिस्थिति में कामगारों को बेरोजगार होना स्वाभाविक था, क्योंकि भारत में छोटा छोटा उद्योग पूरा क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। और भारत में बड़ा उद्योग है नहीं, तो उस उद्योग में जो कुटीर उद्योग था उसमें काम करने वाला जो मजदूर होगा वो क्या होगा? बेरोजगार होगा कि नहीं होगा? बेरोजगार हो गया। आगे देखिएगा, कृषि उद्योग के संक्षिप्त विवरण से आपने यह देखा कि भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेज के शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, और निश्चित रूप से कर रहा है। प्रत्येक वर्ग क्या कर रहा है? जो उद्योग है, छोटा छोटा उद्योग, वो भी क्या है? परेशान है। जो जमींदार है वो भी क्या है? परेशान है। जो मजदूर है वो भी परेशान है, उसको क्या नहीं मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर समाज के प्रत्येक वर्ग का लोग अंग्रेज का क्या है? अंग्रेज से क्या है? दुखी है। जनता में असंतोष की भावना एकाएक राष्ट्रीय चेतना को जन्म नहीं देते। वास्तव में यह असंतोष विभिन्न समयों पर विद्रोह के विभिन्न पहलुओं के रूप में उभरकर सामने आया। यानी जितना भी जनता लोगों को प्रताड़ित किया, अंग्रेज भारतीय को प्रताड़ित किया, भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया, वही लोग अब अंग्रेज का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध करेंगे, अंग्रेज से लड़ेंगे, अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करेंगे। भारत से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ। देखिएगा, जब से, भारत से नहीं, जब से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, कब से? 1600। कब से? 1600 से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, तब से लेकर 1857 के विद्रोह तक सैकड़ों विद्रोह हुए, छोटा छोटा कई विद्रोह हुआ। यानी कुल मिलाकर अंग्रेजी कंपनी का शासन, ऐसे अंग्रेजी कंपनी का शासन जो है, अंग्रेजी कंपनी 1600 ईस्वी में आया और व्यापार किया। 1600 ईस्वी में आकर यहाँ व्यापार ही किया, क्योंकि उस समय भारत में जो राजा था वो शक्तिशाली था। और राजा शक्तिशाली होगा जब आया तो उस समय राजा अकबर थे। कौन थे? तो बताइए, अकबर के सामने ज्यादा इधर उधर करता तो क्या मारल जाता? अकबर के बाद कौन बने? जहांगीर बने। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब बने। औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में होता है। उसके बाद जो मुगलों का राजा बनता है वो होता है कमजोर। और उसी कमजोर राजा के कारण, उसी कमजोर बादशाह के कारण भारत धीरे धीरे क्या बन गया? गुलाम। ठीक है। तो 1707 ईस्वी के बाद 1757 ईस्वी में होता है प्लासी का युद्ध। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे विद्रोह होने लगा। और 1857 ईस्वी के विद्रोह तक ऐसे कई सैकड़ों विद्रोह हुआ। जो अंग्रेज किसी भारतीयों को सताता था तो भारतीय उसका क्या करता था? विद्रोह करता था। लेकिन विद्रोह कहीं एक जगह होता था तो अंग्रेज उसे आसानी से क्या करता था? दबा देता था। तो यही होता था। और 1857 के विद्रोह तक कितना? सैकड़ों विद्रोह हुआ। 1857 के बाद विद्रोह की बारंबारता, जिसमें नील विद्रोह एवं पवना विद्रोह प्रमुख है। 1857 के विद्रोह ने इस और सोचने को बाध्य कर दिया कि आखिर सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है। और 1857 का जो क्रांति था, वो क्रांति इतना भयानक हो गया, इतना भयानक हो गया कि अंग्रेज को भी लगने लगा यदि सब भारतीय एक हो जाता तो हमको भागना पड़ जाता। कहां से? भारत से। तो इसी युद्ध में हम लोगों का हार हो गया। लेकिन इस हार से हम लोगों ने सीखा कि यदि हम
हारे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है, हम क्या योजना बनाए कि हम जो है अंग्रेज को भारत से क्या कर सके, भगा सके। और यही सोच है राष्ट्रवाद, यही सोच क्या है, राष्ट्रवाद है। तो भारतीय योजना बनाया, पहले सोचा कि असफलता का कारण क्या है, तो उसे पता चला कि विद्रोह अलग अलग समय में अलग अलग जगह क्या हुआ, शुरू हुआ। अगर विद्रोह एक साथ शुरू होता तो हम लोग क्या होते, जीत जाते। फिर सोचा अच्छा नेतृत्वकर्ता भारत में नहीं था, किसका, 1857 के विद्रोह का। यदि नेतृत्वकर्ता अच्छा होता तो इस विद्रोह में हम लोग क्या करते, जीत लेते। फिर सोचा कि कुछ भारतीय देशद्रोही है जो अंग्रेज का क्या दिया, साथ दिया। दूसरा असफलता का और भी कारण है, जैसे शिक्षित भारतीय इस युद्ध में भाग ही नहीं लिया, अंग्रेज के विरुद्ध भाग नहीं लिया जो शिक्षित व्यक्ति था। तो ये सब असफलता का कारण था। लेकिन लोगों में इस युद्ध के बाद राष्ट्रवाद की भावना जगा और लोग अंग्रेज से आगे जाकर क्या करना शुरू करेंगे, संघर्ष करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि लक्ष्य की स्पष्टता और मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर क्या होना चाहिए, क्या समझा, कि लक्ष्य हमें क्या करना होगा, स्पष्ट करना होगा। किसके लिए, जीत के लिए, अंग्रेज को भारत से भगाने के लिए। संस्था कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। परिपक्व नेतृत्व, नेतृत्वकर्ता अच्छा होना चाहिए। लड़ाई के तरीका में शुद्धता, यानी लड़ाई के तरीका में भी क्या होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए। सुनियोजित आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त किया जा सकता है। ये किस युद्ध से सीखा, 1857 के क्रांति से सीखा। कौन सीखा, भारतीय सीखा। कौन सीखा, भारतीय सीखा। तो ये था, ठीक है, यही था 1857। यही था क्या, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कौन सा कारण, आर्थिक कारण। कौन सा कारण था, आर्थिक कारण था। तो हम लोग दो कारण देखे भारत में राष्ट्रवाद के उदय का, एक राजनीतिक कारण देखे और एक कौन सा कारण देखे, आर्थिक कारण देखे। आगे हम लोग कौन कारण देखेंगे, सामाजिक कारण को देखेंगे। आगे कौन सा कारण को देखेंगे, सामाजिक कारण को। तो आगे देखिएगा, राष्ट्रवाद के उदय का कौन सा कारण, सामाजिक कारण। चूंकि आपको राजनीतिक कारण और कौन सा कारण, आर्थिक कारण दोनों लिखा दिए हैं, लिखा है ना जी, हाँ तो लिखाए हैं। अगर नहीं लिखे होंगे तो ग्रुप में पीडीएफ चला जाएगा, लिख लीजिएगा। आगे राष्ट्रवाद के उदय का सामाजिक कारण, यानी अब समाज यानी भारतीय समाज को भी प्रताड़ित कर रहा है कौन, अंग्रेज। और भारतीय समाज भी, पूरे समाज अंग्रेज का क्या हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। क्या क्या करता है देखिएगा। राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद मतलब जाति के आधार पर भेदभाव की नीति भी महत्वपूर्ण कारक था। तो अंग्रेज का जो ये है जाति भेद, प्रजाति भेद, इस नीति के कारण भी राष्ट्रवाद का क्या हुआ भारत में उदय। अंग्रेज अपने को क्या समझते थे, श्रेष्ठ समझते थे। गोरा अंग्रेज जो था वो अपने आप को क्या समझता था, गोरा नहीं भुल्ला बोलिए उसको, भुल्ला। ठीक है, गोरा जो होता है, गोरा उसको नहीं बोला जाता है, उसको भुल्ला बोला जाता है। वैसा अंग्रेज अभी आ जाएगा तो उसको आप गोरा बोलिएगा, गोरा नहीं बोलिएगा, उसको भुल्ला बोलिएगा। अब बताइए, अंग्रेज का आंख का पिपनी भी क्या रहता है, गोरा, उसको गोरा बोलिएगा। एगो नाव कोठी में है जी, है कि नहीं है, हाँ दुकानदार को है। देखिएगा, तो अंग्रेज क्या समझते थे, अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय को है दृष्टि से देखते थे। है दृष्टि मतलब समझते हैं, नीच दृष्टि से देखते थे। कौन, अंग्रेज। यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीय के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। तो समाज में जो भारत के लोग रहते थे, भारत में जो भारत के लोग रहते थे, सोचे देश किसका, अपना, भारतीय का। लेकिन अंग्रेज भारतीय को नीच दृष्टि से देखते थे। सोचिए, है कि दृष्टि से देखते थे। सिर्फ यहां ही नहीं, कहां, विदेश में भी ये स्थिति था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे।
दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे उसके ऊपर भी कई प्रकार का प्रतिबंध लगाया जा चुका था। आईडी कार्ड रखना पड़ता था, रात को बाहर निकलता था तो जब तक आईडी कार्ड नहीं दिखाता था पुलिस पकड़ लेता था उसको। कौन? अंग्रेज। सोचिए, ये स्थिति था कहां? दक्षिण अफ्रीका में। और इसका शिकार महात्मा गांधी खुद भी हो चुके थे। ठीक है, भारत में तो उनके साथ भारतीयों, देखिएगा, भारत में तो उनके साथ भारतीयों को रेलगाड़ी में यात्रा नहीं करने दिया जाता था। कहा जाता था कि अंग्रेज के साथ रेलगाड़ी में भारतीय कोई यात्रा नहीं करेगा। सोचिए, ये अच्छा बात था? अच्छा बात नहीं था। समाज में भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। रेलगाड़ी में हो, चाहे क्लब में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे होटल में हो, अंग्रेज भारतीयों के साथ हमेशा क्या करता था? यहां तक कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर जब गए थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे दादा अब्दुल्ला की केस को लड़ने के लिए। महात्मा गांधी वकील थे। क्या थे? वकील थे। और जब केस लड़ने गए थे तो ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी का टिकट कटा कर जा रहे थे। कौन? महात्मा गांधी। जो है सेंट पीटर्स मार्क्सबर्ग नामक स्टेशन पर, ठीक है, वहां अंग्रेज, उसी स्टेशन पर अंग्रेज बोला कि काला लोग गोरा के साथ कैसे बराबर में बैठ कर जा रहा सीट पर। ठीक है, अंग्रेज महात्मा गांधी को बोला कि नीचे उतरो और दूसरे डब्बा में जाओ। महात्मा गांधी टिकट दिखा देते हैं कि हम फर्स्ट क्लास एसी का टिकट काटा है, मेरे पास टिकट है। खुद तो वकील थे ही, तो टिकट दिखाते हैं। लेकिन टीटी भी आता है, अंग्रेज टीटी, तो महात्मा गांधी को ही धक्का मारकर उसी स्टेशन पर बाहर निकाल देता है। धक्का मारकर जो है स्टेशन पर क्या किया जाता है? महात्मा गांधी को निकाल दिया जाता है। और उसी दिन महात्मा गांधी प्रतिज्ञा लेते हैं। प्रतिज्ञा क्या करते हैं? कि मैं जब तक दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को उसका अधिकार नहीं दिला दूंगा तब तक मैं भारत नहीं जाऊंगा। और महात्मा गांधी 21 साल तक कहां रहे? दक्षिण अफ्रीका में रहे। और दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय था उसको उसका अधिकार दिलाए। और उसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को कहां आए? भारत आए। और उसके बाद फिर भारत में क्या करते हैं? 1 साल घूमते हैं, पूरा भारत के बारे में जानकारी लेते हैं, भारत की राजनीति को समझते हैं। और फिर अपना प्यारा बिहार के एक जिला चंपारण से चंपारण सत्याग्रह की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। उसके बाद जब पहला कदम बढ़ाते हैं तो जब तक देश को आजादी नहीं मिलता है, जब तक अंग्रेज को नहीं भगा लेते हैं, तब तक प्रयत्न करते रहते हैं। कौन? महात्मा गांधी। तो यही था कि महात्मा गांधी के साथ भी क्या हुआ? अत्याचार हुआ, रंग भेद का सामना करना पड़ा था महात्मा गांधी को भी। इससे भारतीय जनता में अंग्रेज के प्रति क्या जगा? घृणा जगा? नहीं जगेगा? निश्चित रूप से जगना चाहिए। ठीक है, घृणा का भाव जागृत हुआ। सरकारी सेवाओं में भी अंग्रेज पक्षपात करता था। अब देखिए, सरकारी जो सेवा था, नौकरी था, अंग्रेज की पक्षतापूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। लोगों में ये भावना जगने लगा कि नहीं, दो रकम करता है अंग्रेज मेरे साथ। ठीक है, और वो अंग्रेज से क्या होने लगा? विद्रोह, यानी अंग्रेज के खिलाफ क्या करने लगा? विद्रोह करने लगा। सरकार के द्वारा ऊंचे नीचे सरकारी पदों से भारतीयों को अलग रखने का हर संभव प्रयास किया जाता था। यानी कहा गया कि ऊंचे ऊंचे जो पद है भारतीयों का, ऊंचा ऊंचा जो, सॉरी भारतीयों का नहीं, ऊंचा ऊंचा जो पद है, किसमें है? यानी सरकार के द्वारा नहीं, सरकार में जो ऊंचा ऊंचा पद है ना, उस पर कौन जाएगा? अंग्रेज जाएगा, भारतीय नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर भारतीय से अलग रखने का प्रयत्न करने लगा। भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के हाथ में होता था। यानी शासन प्रशासन भारत का अधिकतर कौन करता था? उस समय का जो ICS हुआ करता था, जिसे वर्तमान में IS कहते हैं। अभी भी देश को कौन चलाता है? नेता चलाता है। आए बताए, नेता को धोती समरेगा चलाएगा, अब तो धोती पहनता नहीं है। ठीक है, नेता देश नहीं चलाता है। देश कौन चलाता है? IS चलाता है। देश कौन चलाता है? मोदी जी जो भाषण पढ़ते हैं, क्या मोदी जी भाषण अपने से लिख कर बोलते हैं या अपना मन से बोलते हैं? उस भाषण को IS लिखता है। समझ गए ना? उनके सलाहकार लिखते हैं और वही आएंगे टेलीप्रॉम्प्टर पर भाइयों बहनों मित्रों बोल देंगे। समझ गए ना? इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो देश को उस समय कौन चला रहा था? कौन चला रहा था बताइए? इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS जो थे वही चला रहे थे।
सैद्धांतिक रूप से इस सेवा के चुनाव की प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे। कहा गया कि ये जो सिविल सेवक का एग्जाम होता था ना, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें भारतीय भी भाग ले सकते थे, ठीक है। किंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बहुत कठिन था, लेकिन एग्जाम इतना हार्ड होता था कि भारतीय जल्दी इसमें चुन नहीं सकते थे। लेकिन क्या पारदर्शिता होता तो भारतीय क्यों नहीं चुन पाता। अरे भारत तो पूरा विश्व को पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया जे? पूरा विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन विश्वविद्यालय है? तक्षशिला विश्वविद्यालय अपना भारत में ही था। जब भारत अलग हुआ तो कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया। सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय अपना बिहार में है ना जे। भारत का गौरव, देश विदेश से पढ़ने आता था कौन? विद्यार्थी वहां अभी भी आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, परीक्षा का आयोजन, देखिए चुनाव कठिन था, परीक्षा का आयोजन कहां होता था? इंग्लैंड में। सोचिए, सबसे पहले नंबर यहां से इंग्लैंड जाना ही भारतीयों के लिए बहुत बड़ा बात था कि नहीं था? तो इंग्लैंड में होने के कारण अधिकतर भारतीय के लिए उसमें सम्मिलित होना कठिन था, नहीं जा पाता, चूंकि उस समय उतना भारत में जो है बोल सकते हैं कि परिवहन सुदृढ़ था नहीं, और भारतीयों के पास उतना रुपया पैसा भी नहीं होता था, और शिक्षित भी उतना होगा तब न जाएगा जे। आगे, यदि कोई भारतीय सफल हो भी गया, जाकर एग्जाम देने के बाद सफल हो भी गया, तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके उसे पदच्युत करने का सरकार के द्वारा कोशिश किया जाता था। कोई भारतीय यदि पास भी हो गया तो उसे कोनो न कोनो बहाना बनाकर क्या कर देगा? पद से हटा देता था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये भारत के प्रथम आईएएस हैं, उस समय आईसीएस कहा जाता था। सोचिए, यही हैं सुरेंद्रनाथ, भारत के प्रथम आईएएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय हैं ये इंग्लैंड जाकर एग्जाम दिए, भारत यदि आईसीएस की परीक्षा पास किए, लेकिन इनके साथ भी वही किया अंग्रेज। सोचिए, अंततः भारतीय शिक्षित वर्ग एवं मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद किया। तो अब आवाज बुलंद किया मतलब ये कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्या करेगा? विद्रोह करेगा। क्या करेगा? विद्रोह करेगा। तो ये था कौन सा कारण? सामाजिक कारण था। ये कौन सा कारण था? सामाजिक कारण था। आए हैं सर? नहीं आए हैं। तो ये कौन सा कारण था? सामाजिक कारण। तो अब हम लोग कौन सा कारण देखने वाले हैं? किसका? राष्ट्रवाद के उदय का कौन सा कारण? तो धार्मिक कारण को भी हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे। कहां में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है? भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। कहां हो रहा है? भारत में। देखिएगा, विश्व में किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। चाहे वह देश कोई भी हो, पूरे विश्व में अगर राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ है किसी देश में, तो उस देश में धर्म सुधार आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। तो धर्म सुधार आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की है। तो 19वीं शताब्दी की बात किया जा रहा है, यानी 1800 कितना से 1700, यानी 1800 ईस्वी से लेकर 1899 ईस्वी तक, ठीक है। तो उस बीच में अनेक महापुरुष समाज में सामाजिक और आर्थिक जो कुरीति हुआ करता था उसके खिलाफ क्या करना शुरू किया? आंदोलन। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, नाम सुने हैं? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद था जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय हैं। ये जितना भी महापुरुष हैं सब अपने आप में विद्वान हैं, और जो धर्म में कुरीति है उसके खिलाफ अपना आवाज को क्या किए? बुलंद किए। कौन? ये सब महापुरुष। और उसके अलावा भी है विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंसन आदि यूरोपीय कई सारे क्या हैं?
विद्वान ने भारतीय धर्म ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। भारतीय धर्म ग्रंथ का किस भाषा में? तो सोचिए, भारतीय धर्म ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, इससे भारतीय के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृति हुई। तो अभी जो महान पुरुष की बात हम कर रहे थे, जैसे राजा राम मोहन राय की बात कर रहे थे, तो कहिएगा क्या धर्म सुधार किए? तो याद रखिएगा, धर्म ये था कि राजा राम मोहन राय के जो भाभी हुआ करती थी, ठीक है, जब इनके भाई का हो जाता है मृत्यु, जब इनके भाई का मृत्यु होता है, तो इनके सामने इनके भाभी को उनके भाई के साथ उनके भाई के चिता पर बांध दिया जाता है और जला दिया जाता है। इसी को कहा जाता है सती प्रथा। जब किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसके पति के साथ उसके पत्नी को भी क्या किया जाता था? क्यों जलाया जाता था? तो समाज में ऐसे ऐसे लोग थे जो लोभी थे, उसको क्या किया जाता था, जब पति मरता था तो पूरे दुल्हन की तरह जितना भी आभूषण था सब जो है जैसे दुल्हन सजती है उसी प्रकार से सजा दिया जाता था। और वो आगे आगे जाती थी, पीछे से गांव के लोग ढोल पिपू बाजा लेकर नाचते कूदते जाते थे। किसके पीछे पीछे? उस महिला के पीछे जिसके पति मर गए हैं, सोचिए। और वो महिला रोती हुई जाती थी, पति का आगे आगे लाश जा रहा है, पीछे से महिला जा रही है और पीछे से ढोल पिपू बाजा बजाते हुए लोग जा रहा है। सोचिए समाज में क्या रीति था, ये सही था कि गलत था? कि किसी का पति मर गया है, उसको पूरा सजा दिया गया और उसको भी उसके पति के साथ जला दिया जाएगा। और यही हुआ था किसके भाभी के साथ? और राजा राम मोहन राय के भाभी के साथ हुआ था। राजा राम मोहन राय भी प्रतिज्ञा किए कि जब तक हम समाज में इस कुरीति के खिलाफ इस कुरीति को खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और उस दिन से यह आंदोलन करना शुरू कर दिए कि सती प्रथा को क्या किया जाए? बंद किया जाए। और अंततः 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से क्या करते हैं? ये भारत में सती प्रथा को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। तो 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा को क्या किए? 1829 ईस्वी में कर्नल स्लीमेन की सहायता से ठगी प्रथा को खत्म कर दिए। और ठग लोग माता काली की पूजा करते थे। किसकी करते थे? तो ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिए। फिर अगर हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो ये समाज में क्या किए थे? तो समाज में ये विधवा पुनर्विवाह प्रथा की शुरुआत किए। पहले जो जिसका पति मर जाता था, सती प्रथा खत्म होने के पश्चात जिसका पति मर जाता था वो विवाह नहीं कर सकती थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहे तो वैसे हम मान लेते हैं कि किसी का पति कोई स्त्री है, वो 1 साल हुआ शादी का, उसका पति मर गया, तो क्या वो जीवन भर अविवाहित रहेगी? क्या उसके साथ ये अन्याय नहीं होगा? निश्चित रूप से। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोले कि वैसी महिलाएं जिसके पति मर गए हैं वो दोबारा विवाह कर सकती है। इसे कहा गया विधवा पुनर्विवाह। और सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपना बेटा का ही विवाह कर देते हैं विधवा के साथ। तो शुरुआत तो अपने से ही किए हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने बेटा का विवाह किससे करते हैं? विधवा से कर देते हैं। ठीक है। जैसे दयानंद सरस्वती का हो गया, मूर्ति पूजा का क्या थे? विरोधी थे। मूर्ति पूजा का क्या थे? विरोधी थे। कि मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों थे पता है? इसीलिए थे कि एक दिन देखे थे घर में कि भगवान के पास लड्डू रखा हुआ, प्रसाद रखा हुआ है और उसको चूहा आकर क्या कर रहा है? खा रहा है। और उस चूहा को भगवान भगा नहीं पा रहे हैं, अपने लड्डू की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इसी से दिमाग ठनका किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती का, कि भगवान अपने लड्डू की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा रक्षा क्या खाक करेंगे? उस दिन से मूर्ति पूजा बंद। और समाज को भी संदेश देना शुरू किए कि समाज में कुरीति है ये मूर्ति पूजा, समाज में मूर्ति पूजा क्या करो? बंद करो। ये हुआ करता था। इस प्रकार से अनेक विद्वान आए, भारत में जो धार्मिक सुधार किए हैं वो जो है राष्ट्रवाद का क्या बना? कारण बना। कौन सा कारण बना? धार्मिक कारण बना। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना। इन धर्म सुधारकों ने एकता, समानता, स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद उदय हुआ।
और 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संस्था की स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक है, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय की परिणति थी। यानी भारत में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो भारत का जो बड़े बड़े नेता थे वो सबका एक संगठन बना, जिसको क्या कहा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्रारंभ में यह संगठन सिर्फ सुधार की मांग करता रहा, लेकिन 1914 तक अंग्रेजी सरकार के दमनकारी नीति ने कांग्रेस के सदस्य को उग्र बना दिया। क्या बना दिया? उग्र बना दिया। यानी 1914 तक अंग्रेजी सरकार खूब दमनकारी नीति लाया, जिस कारण कांग्रेस के जो सदस्य थे काफी उग्र बन गए, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जिन्हें बाल, पाल और लाल कहा जाता है, ये उग्रवादी बन गए, उग्रवादी नेता बन गए। किसके? कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई और तभी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया? शुरू हो गया। उस समय आते आते 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेजी सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी देश घोषित कर दिया। सोचिए, जबकि भारत प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती बोला कि इस विश्व युद्ध में भारत भी क्या है? शामिल है। और इस विश्व युद्ध में जापान भी था और जापान इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहा था, तो टेंशन भारत को हो रहा था कि कहीं जापान भारत पर हमला ना कर दे। बात समझ रहे ना? तो जबरदस्ती भारत को युद्धकारी देश घोषित कौन कर रहा है? अंग्रेज। ये सरासर गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है। कहीं जापान भारत पर हमला कर देता तो ये भी टेंशन था किसको? भारतीयों का। तो यहीं तक रहने देंगे हम लोग। राजनीतिक कारण, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण जान चुके हैं ना? तो इससे आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। बंद करो इसको, ठीक है।